Hello class, welcome to lecture 2 of class 9th physics chapter 9 forces and laws of motion. Last class में हमने डिस्कस किया था कि what is force, what are its types like balanced and unbalanced force, what is mass and inertia, momentum, first law of motion. First law of motion में हमने बात की थी कि every object has a tendency to stay in rest or motion unless or until it is compelled by some external agent, that is a force, to change its state of rest or motion. And this property of staying in rest or motion was named as inertia. तो फर्स्ट लॉ में हम देख चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है वो चलता ही रहेगा और रुका हुआ है तो रुका रहेगा जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, उसको एक्सटर्नल पुश या पुल जिसकी वजह से वो मोशन में आ जाए या अगर मोशन में है तो रुक जाए। तो ये अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आगे बढ़ने वाले हैं, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। नेक्स्ट इसके अलावा पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ, इट स्टेट्स दैट force applied इसकी ब्रैकेट में लेंगे नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स is equal to is proportional to the change in momentum मतलब अगर आसान भाषा में कहा जाए तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट अनबैलेंस्ड फोर्स जब हम मेजर करने जाएंगे तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज कि हमारा p जो कि मोमेंटम है mv, उसमें कितना चेंज आया, फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू दैट डेल्टा p, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होगी इसकी स्टेटमेंट। अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की, और मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन से भी पहले हम एक बात ये जान लेते हैं कि मोमेंटम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका मतलब क्या है। ऑल्दो लास्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि मोमेंटम इज मेजर ऑफ फोर्स, मेजर ऑफ मोशन, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन है उसको समझने की कोशिश की थी हमने। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक होगी टेबल टेनिस की बॉल और एक होती है क्रिकेट की बॉल। तो जब टेबल टेनिस की बॉल खेलते हुए आपको आगे लगे तो ये कोई खास परेशानी प्रोड्यूस नहीं करती, मतलब इससे कुछ खास चोट नहीं होती। पर जैसे ही हम गेम चेंज कर देते हैं, मतलब क्रिकेट खेलते हुए जब कभी आपने अभी खेला हो तो जब ये क्रिकेट बॉल आपको हिट करती है तो काफी दर्द महसूस होता है। ये दर्द का मतलब क्या है कि यहाँ पे फोर्स उसने आके आपके ऊपर ज्यादा लगा है, यहाँ पे फोर्स लगी है कम, यहाँ पे फोर्स है ज्यादा। तो ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज पे, कि उसका मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट कैसा था। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कि उसकी वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड कर रहा था कि उसने कितनी फोर्स लगाई। अब देखिए ये हमें हार्मलेस लगती है कि ये एक बॉल है, जब वो टेबल टेनिस की वो काफी हार्मलेस है, कितनी भी तेज आके लगे वो कुछ नहीं होता उससे। पर अगर मैं इसकी जगह पे एक बुलेट रिप्लेस करूं, मतलब साइज तो ऑलमोस्ट सेम है, वेट भी ऑलमोस्ट सेम होगा, मास भी ऑलमोस्ट सेम, पर इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज है। तो इससे एक बात और पता चलती है कि इट्स नॉट जस्ट द मास कि वो कितना भारी है, पर उसके साथ उसकी वेलोसिटी। और इसीलिए हम डायरेक्टली ये कह पाते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम।
और एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जब भी हम क्रिकेट खेलते हुए किसी को देखते हैं, जब हम खुद भी खेलते हैं, तो बॉल को कैच करते हुए हम हाथ को धीरे धीरे पीछे लेके आते हैं। मतलब जैसे ही हमारे हाथ में बॉल टच करती है, हम उसको हल्का सा पीछे खींच के लेके आते हैं, ताकि जो टाइम है जिसमें उसको फोर्स अप्लाई करना है, जिसमें मोमेंटम को चेंज होना है, यहाँ पे फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ कितना मोमेंटम चेंज हुआ, दैट विल बी वो उसके प्रोपोर्शनल हमारा फोर्स होगा। तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा मोमेंटम को चेंज होने में, उतने ही कम फोर्स अप्लाई होगी। तो किसी भी प्लेयर को कैच करते हुए जब हम देखें, तो वो टाइम को एनहांस करने के लिए उसको हल्के से पीछे लेके जाता है, स्टाइल के लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन दी मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वहीं एक चीज और, हमने यहाँ पे कम मास के एक ऑब्जेक्ट की बात की कि वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव करे, और यहाँ पे अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट की बात करूं कि बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट, लेकिन वो रेस्ट पे है, जीरो मोशन है उसके अंदर, तो वो उतना ही हार्मलेस हो जाएगा। मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि हमारा मोमेंटम एसेंशियली दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये डिसाइड करता है कि कितना फोर्स कोई ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर लगाने वाला है। अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की। ठीक है, सो फोर्स F, जिससे डिनोट करते हैं हम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, with respect to time बोलते हैं ना। तो F is proportional to mv1 minus mv2 upon 2। अब देखिए हमने mv1 और mv2 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास अगर अभी m है तो बाद में भी m ही रहने वाला है, वो तो चेंज होगा नहीं, उसके सिर्फ वेलोसिटी पे असर आने वाला है। मतलब कि मास इनटू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ये कह लो, माइनस मास इनटू इट्स फाइनल वेलोसिटी अपॉन t। तो इसमें से अगर हम m कॉमन ले लें, v1 माइनस v2 अपॉन t। अब अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं एक्सेलरेशन से, so F will be proportional to mass into acceleration। और इस कांस्टेंट ऑफ इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा जरूर, इज इक्वल टू k टाइम्स ma। अब ये k आ गया, पर हमने एक चीज और इसके साथ करके देखी, वो क्या कि जब हमने मास को कर दिया 1 kg और एक्सेलरेशन को कर दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा फोर्स होता है 1 न्यूटन। तो k की वैल्यू अल्टीमेटली 1 आ जाएगी अपने आप। सो F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। k की वैल्यू यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, ये बात हुई इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की, इसको नोट कीजिए। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। F is proportional to mv1 minus mv2 upon time। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m। अब इसमें से m कॉमन होने के बाद v1 minus v2 upon t, and this is nothing but acceleration, rate of change of velocity with respect to time। So F will be given as proportional to mass times acceleration। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो F is equals to k times mass acceleration। और इस k की वैल्यू थ्रू एक्सपेरिमेंट्स लगा लीजिए या थ्रू कैलकुलेशंस हमें पता चली कि k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे k लिखने की जरूरत नहीं बची। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला आ गया, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसको नोट कर लीजिए और हम फिर बात करेंगे थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, फर्स्ट और सेकंड लॉ में हमने ये पढ़ा है कि कोई भी बॉडी
उसकी मोशन और उसका फोर्स वो किस तरह से रिलेटेड है। अब थर्ड लॉ में हम बात करने वाले हैं कि कैसे वो एक दूसरे के ऊपर, कोई भी दो इंटरैक्टिंग बॉडीज हैं वो कैसे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। व्हाट इज थर्ड लॉ? इट स्टेट्स दैट the bodies exert equal and opposite forces on each other। मतलब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक ब्लॉक अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पे स्पेस सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक्चुअली में ये इसके ऊपर रखा हुआ है। दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज अ ब्लॉक। तो ये अपने मास टाइम्स ग्रेविटी, यानी इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेचुरली अर्थ के ऊपर जी फोर्स नीचे की तरफ लगा होता है। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम पढ़ चुके हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एग्जैक्ट वैल्यू की बात करना चाहें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये अपने मास टाइम्स इस जी एक्सेलरेशन जितना फोर्स ग्राउंड के ऊपर लगाएगा, और ये ग्राउंड इसके ऊपर एक सिमिलर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा उतने ही मैग्नीट्यूड का। मास टाइम्स ग्रेविटी जितना ही फोर्स ग्राउंड ने इस पे लगाया और इसने इस पे लगाया। यहाँ पे एक बात जो नोट करने की वो क्या है कि जो दोनों फोर्सेस है ना वो ऑब्जेक्ट अलग अलग है, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रही है। फर्स्ट वाला एनजी जो है वो ग्राउंड पे लगा हुआ है और सेकंड वाला एनजी जो है वो ब्लॉक पे लगा हुआ है। अगर आपसे मैं एक एग्जांपल देके पूछना चाहूं कि एक ट्रक को आप पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप पुश करने की कोशिश करो और ये मूव ना करे, तो क्या मैं ऐसा कहूंगा कि मैंने जो फोर्स लगाया उतना ही फोर्स उसने मेरे पे लगाया, वो फोर्सेस आपस में कैंसिल हो गए, बैलेंस्ड हो गए, इस वजह से उसने मूव नहीं किया? या फिर कुछ और एक्सप्लेनेशन होगी इसकी? इसके बारे में सोचेंगे और फिर इसका आंसर करने की कोशिश करो। एक बार वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या जो मैंने फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स उसने मेरे पे लगाया, तो क्या वो दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल होगी, इस वजह से वो रेस्ट पे है? या फिर हम इतना फोर्स नहीं लगा पाए जितना उसको चाहिए था मूव करने के लिए? तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगा कि जो हमारा ट्रक है उसका मास बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ हमारा जो ग्राउंड है वो उसके साथ उसके ऊपर रखा हुआ है, ग्राउंड के ऊपर ही तो है हमारा ट्रक, तो ग्राउंड पे एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगी, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स सच दैट जिस डायरेक्शन में उसको पुल किया जाए उसके ऑपोजिट वो अपने आप जनरेट हो जाएगी। मतलब अगर मैं इधर से इसको खींचना शुरू करूं ना तो एक इधर एक फोर्स आ जाएगी F नाम की, स्मॉल f से इसको डिनोट करेंगे, और दैट विल बी इक्वल टू म्यू n। n इज नॉर्मल फोर्स, मतलब इसके खुद का मास टाइम्स एक्सेलरेशन नीचे mg नीचे लग रहा होगा, तो इस पे नॉर्मल फोर्स कितनी हुई? mg। तो इस mg को हमने नाम दे दिया नॉर्मल फोर्स, स्मॉल कैपिटल n से इसको डिनोट करेंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरी हो जाएगी म्यू टाइम्स m। तो इसकी वजह से, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये आगे मूव नहीं कर रहा था, ना कि इस थर्ड लॉ की वजह से। थर्ड लॉ ये जरूर कहता है कि फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, पर साथ ही साथ ये बात हमें समझनी जरूरी है कि वो जो दो फोर्सेस हैं वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रही हैं, इस वजह से उनको बैलेंस आउट करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसी के ऊपर इधर से एक फोर्स लगाऊं और इधर से एक फोर्स लगाऊं तब वो फोर्सेस कही जाएंगी कि बैलेंस्ड है। इक्वल एंड ऑपोजिट अगर ऐसे खींचने की कोशिश करें ना तब उसे कहेंगे कि ये फोर्सेस बैलेंस्ड है और इस वजह से मूव नहीं कर रहा है। पर यहाँ पे इसने जो नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लगाई है इस ऑब्जेक्ट ने वो ग्राउंड पे लगी है और इसने ग्राउंड में एक बॉक्स के ऊपर mg का फोर्स ऊपर की तरफ लगाया है। So this will be all for this lecture, Newton's third law of motion। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको मेजर कैसे, मतलब पता कैसे चला कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस नाम का एक हमारे पास डिवाइस होता है छोटा सा, जो हमें वेट मेजर करने के लिए
हेल्पफुल होता है कि यार कितना फोर्स उस पर लग रहा है। तो मैंने दो ऐसे स्प्रिंग बैलेंसेस को लिया, उनके हुक्स को ऐसे जोड़ा और इधर से इसको खींचने की कोशिश की। तो ये पाया कि जितना जोर से मैंने इसको खींचा तो इसमें तो उतना फोर्स जनरेट हुआ दिखना चाहिए, साथ ही साथ इसमें भी उतना ही रीडिंग आया। मतलब अगर इसने दिखाया ना 10 न्यूटन, तो सेम टाइम पे इसने भी 10 न्यूटन की ही रीडिंग दिखाई। जैसे यहाँ पे फिक्स है, इधर से मैंने जितना भी फोर्स लगाया उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इसने जनरेट किया उल्टी डायरेक्शन में। तो इसको बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का छोटा सा एक वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट कि हाँ कैसे हम समझ सकते हैं कि दो फोर्सेस जनरेट हुए और दोनों इक्वल है। सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कैसे कंजर्वेशन लॉज फंडामेंटल लॉज हैं और उनको प्रूव नहीं किया जा सकता, पर उनको लेकर के आगे की चीजों को प्रूव कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड।